पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, अब एक हफ्ता भी नहीं बचा है जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव आयोग की सबसे बड़ी टीम पटना में है और विभिन्न राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग की टीम से मुलाकात की है। और सबसे बड़ा सवाल यह और उस सवाल के पीछे कई गुना भाग भी जुड़ा हुआ है कि चुनाव कितने चरणों में हो। देखिए, जेडीयू साफ साफ कह रहा है कि चुनाव एक ही चरण में संपन्न करा लीजिए। एक चरण में चुनाव होंगे तो इसका परिणाम क्या होगा। बीजेपी ने भी कहा है कि 1 से 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराया जा सकता है, लेकिन आरजेडी कह रहा है कम से कम 2 चरणों में चुनाव और 28 दिनों का वक्त। तो देखिए, अब इसके पीछे की कहानी तो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि यदि एक चरण में चुनाव होगा तो विपक्ष के पास और प्रशांत किशोर के पास नेताओं का अकाल पड़ जाएगा कि वह कहां जाएं और कहां न जाएं। तो यह बड़ा संकट। खबर आ रही है कि 7 अक्टूबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई है और जैसे ही कैबिनेट की मीटिंग खत्म होगी, वहां बिहार को लेकर कुछ फैसले भी शायद होने हैं। उसके बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो यह तो चुनाव आयोग की बात हुई, लेकिन बिहार की जमीन की बात करें, राजनीतिक जमीन की बात करें। 2 महीने पहले, जब 2 महीने पहले चर्चा होती थी तो सभी कहते थे कि नीतीश कुमार इस बार तो रिटायर हो ही जाएंगे। नीतीश कुमार में बचा क्या है? न वह मेंटली ठीक हैं, न वह फिजिकली ठीक हैं और अब उनमें कोई होप नहीं दिखाई पड़ रहा। लेकिन नीतीश कुमार फिर से खड़े हो गए दिखते हैं। अब मेंटल और फिजिकल यह तो वे जाने और उनकी देखरेख करने वाले जाने, लेकिन बिहार की जनता के बीच नीतीश कुमार की चर्चा फिर से सबसे अधिक हो रही है। प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार की जो पोल खोली है उसकी चर्चा अवश्य हो रही है, लेकिन सवाल यह पैदा हो रहा है कि नीतीश कुमार का विकल्प क्या प्रशांत किशोर हो जाएंगे? यदि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार का विकल्प होते दिखाई पड़ते और मुख्य मुकाबले में आ गए होते, क्योंकि अब भी बिहार की जनमानस यह मान रही है कि लड़ाई जो है वह एनडीए बनाम इंडिया ब्लॉक में है। प्रशांत किशोर आगे कुछ कर सकते हैं, प्रशांत किशोर मौजूद हैं, प्रशांत किशोर बिहार के चुनाव में एक्स फैक्टर हैं, उनके कारण किसी की सरकार बन सकती है, बिगड़ सकती है। लेकिन 2 महीने पहले जिस नीतीश कुमार को बिल्कुल चर्चा से गायब करने, या यूं कहें कि जो लोग यह सलाह दे रहे थे कि हैप्पी एंडिंग स्वयं कर ले नीतीश कुमार, तो उन्होंने स्वयं तो किया नहीं, लेकिन वे लोग यह भी कहते थे कि स्वयं नहीं करेंगे तो जनता कर देगी। लेकिन नीतीश नीतीश है। आप ही कहते हैं कि लोग जब जब समझते हैं कि वह मिट गए तो फिर से वह खड़े हो जाते हैं। तो जनता में सहानुभूति आ गई है, जनता में नीतीश के निर्णयों की चर्चा होने लगी है। और यह बात जो वह बार बार कहते हैं, एनडीए कह रहा है कि नीतीश नहीं तो 2005 के पहले की स्थितियां क्या है उसे समझ लीजिए, वह कहानियां दोहराई जाने लगी है। तो नीतीश फिर से प्रासंगिकता बटोर रहे हैं और नीतीश का विकल्प बिहार ढूंढ नहीं पा रहा है। कोई अपने को यह सिद्ध नहीं कर पा रहा है कि नीतीश के आगे उनके पास क्या है। तो आज चुनाव आयोग की टीम और नीतीश के सामने, नीतीश के मुकाबले जो विकल्पहीनता की स्थिति है, इन दोनों पहलुओं पर हम लोग चर्चा करें अजीत जी। देखिए, चुनाव आयोग वाली बात तो आपने बता दी ज्ञानेश्वर जी की वो अभी कल भी मीटिंग है। आज अभी राजनीतिक दलों के बाद नेताओं के अधिकारियों के साथ बैठक हो जाएगी और उसके बाद कल स्टेट की जो इलेक्शन ऑफिसर हैं, राज्य के चुनाव अधिकारी जो हैं, उनके साथ बैठक करके चुनाव आयोग की टीम लौटेगी और उसके बाद चुनाव की घोषणा होनी है। परसों तक, शायद वो परसों तक का एक डायरेक्शन, एक डायरेक्टिव था चुनाव आयोग का कि भाई जो अधिकारी बहुत लंबे समय से जमे हैं उनका ट्रांसफर करते हैं स्टेट गवर्नमेंट, तो उसकी सीमा 6 तारीख को खत्म हो जाएगी। उसके बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी और बीजेपी के नेताओं ने कहा 1 या 2 फेज में, वो 2 फेज में चुनाव होने की ज्यादा संभावना है। जो सूचना हम लोग को दिल्ली में है कि 2 चरणों में चुनाव होंगे और 15 नवंबर तक चुनाव निपट जाएंगे। वैसे भी हम लोग इस बात की चर्चा कर चुके हैं पहले कि जब 17 नवंबर से वापसी की टिकटों पर 20% का डिस्काउंट दे दिया जा रहा है रेलवे की तरफ से, तो इसका मतलब कि उसके पहले चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होनी है। ये तो पहले ही पता चल गया था और आपने, हम लोग जब प्रोग्राम कर रहे थे तो आपने कहा कि चुनाव मतलब
भारतीय रेलवे ने चुनाव आयोग की तारीखों का संकेत दे दिया कि आप 17 तारीख तक लौटने, 17 से लौटना शुरू करें, इसका मतलब उसके पहले चुनाव खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब 15 तारीख तक चुनाव खत्म हो जाएंगे, और 15 तक चुनाव खत्म होने का मतलब है कि आप 2 फेज में भी करने हैं तो 7-8 तारीख से करें, ताकि 2 फेज में चुनाव हो जाए। तो एक जो 25 दिन का समय होता है, 25 दिन 26 दिन का समय तो चाहिए ही होता है चुनाव कराने के लिए एक फेज का। तो वो 7-8 तारीख बनती है जब 7 तारीख को चुनाव की घोषणा हो जाए और उसके बाद तुरंत ही नॉमिनेशन शुरू हो जाए। तो वो चुनाव आयोग की अपनी तैयारियां, एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस चल रहा है। मतदाता सूची आ गई है, सबके सामने है, उसमें कुछ कमियां अभी भी रह गई हैं, निश्चित रूप से रहती हैं। कोई भी अभी इतने 7.5 करोड़ लोगों की सूची तैयार करने में आप फुल प्रूफ कर ही नहीं सकते हैं, वो हो नहीं सकता है। तो थोड़ी बहुत जो कमियां हैं उसकी तरफ हम, बाकी तो कोई ध्यान नहीं दिला रहा है, लेकिन हमने देखा कि सीपीआई-एमएल के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कल, दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 6,000 लोगों की नागरिकता संदिग्ध बताई गई है, या 3,66,000 ऐसे नाम कैसे कट गए जो मसौदा सूची में थे। तो ये सवाल सिर्फ सीपीआई-एमएल की तरफ से उठाया जा रहा है। जो लोग एसआईआर को लेकर के सड़क पर उतरे थे, वोट चोरी की लड़ाई करते हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं, न तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, सिर्फ सीपीआई-एमएल की तरफ से एक आपत्ति हुई है। तो वो प्रोसेस भी सेटल्ड है, जो मतदाता सूची बन गई है। हो सकता है कि एक पूरक लिस्ट कोई चुनाव के बीच में आए जिसमें 150 इधर उधर के नाम जो रहते हैं वो होंगे। तो चुनाव आयोग ने अपना काम कर लिया, अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली है। आज की मीटिंग के बाद, कल की मीटिंग के बाद तारीखों की घोषणा हो जाएगी, उसमें कुछ बहुत ज्यादा करने को नहीं है। मुख्य बात जो ये है वो है कि नीतीश कुमार, क्या फिर नीतीश कुमार ही प्रासंगिक हैं? बिहार में चुनाव का मतलब नीतीश कुमार ही है, और क्या सारी पार्टियां अब उनका मिल करके भी उनका विकल्प देने में विफल रही, असफल रही हैं? हम थोड़ा पहले की याद दिलाएं आपको, हमने आपसे बात होने के बाद हमने देखा निकाल करके, हम फरवरी में जब बिहार गए थे इस साल में पहली बार, तो वहां से लौट करके आपके साथ जो हमारी चर्चा हुई थी उसमें हमने कहा था कि ग्राउंड पर हर व्यक्ति तेजस्वी यादव का नाम ले रहा है। और उस समय हम लोगों ने सबसे पहले, तब कोई नहीं कह रहा था, आज से 8 महीने पहले कोई भी व्यक्ति तेजस्वी को उत्तराधिकारी नहीं बता रहा था। जब हम लोगों ने बताया था इसी प्रोग्राम में कहा था कि तेजस्वी यादव को एक उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है, और नीतीश कुमार ने ही उनको इस लायक बना दिया है कि जब उनकी जगह खाली हो तो वहीं आए। 2 बार में पार्टी को पुनर्जीवित करना, उनको 2 बार उप मुख्यमंत्री बनाना, उनको महत्वपूर्ण विभाग दे करके और उनमें प्रशासनिक क्षमता पैदा करना, अनुभव दिलाना, ये सब काम नीतीश कुमार कर चुके हैं पहले ही। और अपनी पार्टी में कोई उत्तराधिकारी उन्होंने अपना नहीं बनाया है, और भारतीय जनता पार्टी का भी कोई लीडरशिप ऐसे इमर्ज नहीं हुई है जो पैन बिहार जिसकी अपील हो। तो वो तेजस्वी यादव का नाम लिया जा रहा था, और ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार का सूरज तो अब अस्त हो रहा है, तो उनकी जगह तेजस्वी यादव आ सकते हैं। ये बात कही जा रही थी अभी से 8 महीने पहले। फिर धीरे धीरे ये लंबे समय तक ये बात चली, हम लोग भी इस बात पर चर्चा करते रहे कि अगर नीतीश कुमार का नाम नहीं आता है सामने तो क्या समस्या आएगी, और उसका फायदा किसको मिलेगा? उसका सीधा फायदा तेजस्वी यादव को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को समझा, ज्ञानेश्वर जी, और तभी आप देखिए पीछे कुछ दिनों से ये बातें बंद हो गई हैं कि मुख्यमंत्री का फैसला कब होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये सारी बातें बीजेपी की तरफ से बड़े डेलिबरेट तरीके से बंद कर दी गई हैं, और सारे नेता खुल करके कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हम अभी 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के साथ एक प्रोग्राम में थे, वहां उन्होंने कम से कम 8 बार ये बात रिपीट की कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और नीतीश कुमार की क़यादत में लड़ रहे हैं, और नीतीश कुमार की क़यादत में सरकार बनेगी। तो नीतीश कुमार को अब भारतीय जनता पार्टी नेता मान चुकी है, उनको उन्हीं के नेतृत्व में लड़ना है, उन्हीं की सरकार बननी है। तो एक तरह से ये नीतीश कुमार ने, अब सवाल ये है कि अचानक ऐसा कैसे, क्या चेंजेज हुए, क्या चीजें बदली, या क्या नए फैक्ट सामने आए जिसके बाद मजबूरी हो गई भारतीय जनता पार्टी की नीतीश कुमार को नेता माने। और क्यों, क्या ऐसा हुआ कि जो मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, वो पीछे छूटने लगी या उसकी रफ्तार स्लो होने लगी? ऐसा क्या हुआ? दोनों बातों पर, दोनों बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहले तो ज्ञानेश्वर जी ये समझें कि नीतीश कुमार कोई भी चीज संयोग के सहारे नहीं छोड़ते हैं, वो संयोग से मुख्यमंत्री नहीं बने। इस बात को समझना चाहिए है कि न कोई, वो लालू प्रसाद के बेटे थे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने क्योंकि वो लालू यादव के बेटे हैं इस नाते, और नीतीश कुमार को चाचा कहते हैं। नीतीश कुमार उनके चाचा हैं जिन्होंने ये एक समय, उस समय अपनी मजबूरियों में, हालात की वजह से या अपनी रणनीति के तहत उन्होंने एक प्रयोग किया 2015 में, जिससे तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बन गया। नहीं तो हो सकता है कि अभी तक संघर्ष चल रहा होता, वो विधायक होते और संघर्ष उनका चल रहा होता। पार्टी किस स्थिति में होती कोई नहीं कह सकता है, जो हालत 2010 के चुनाव में हुई थी।
तो वो उनको इस बात का एडवांटेज है। नीतीश इस वजह से नहीं मुख्यमंत्री बने, और न नीतीश बिल्कुल। किसी संयोग से मुख्यमंत्री बने जैसे जीतन राम मांझी बन गए थे, किसी की कृपा से नहीं बने जैसे कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनते थे। वो अपने पुरुषार्थ से बने, और उन्होंने जो एक सामाजिक ताना बाना बुना, जो अपनी राजनीति की चौसर सजाई, जो बिसात सजाई, उससे मुख्यमंत्री बने थे। और एक बार में नहीं बने थे, पहली बार उनकी पार्टी को 6 एमएलए आए 1995 में, 2000 में उनको 36 एमएलए आए, 2005 के फरवरी के चुनाव में उनको 54 एमएलए आए, और इन तीनों बार में वो मुख्यमंत्री नहीं बन सके। 2000 में 36 एमएलए के साथ सिर्फ 7 दिन के लिए वो मुख्यमंत्री बने। 54 एमएलए आए तो सरकार नहीं बनी, विधानसभा स्थगित रही, निलंबित रही। चौथी बार में उनको 88 एमएलए आए, और तब जाकर के उनकी सरकार बनी। और उसके बाद का इतिहास सबको पता है कि वो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, 20 साल से राजनीति को अपने इशारे पर नचा रहे हैं। तो इसकी सारी बिसात उन्होंने सजाई। और इस चुनाव के लिए अब हम बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहे हैं कि 2025 के चुनाव की बिसात उन्होंने 2020 में बिछा दी थी। चुनाव के बाद जब वो जिस समय, जब 20 के बाद जब वो तोड़ करके गए, बीजेपी को छोड़ करके गए, जब वो आरजेडी के साथ गए, और आरजेडी के साथ जा करके उन्होंने जो जाति गणना का दाव खेला ज्ञानेश्वर जी, वो 2025 की बिसात थी। अच्छा, उस समय उन्होंने 2025 की बिसात बिछाई। आज उनके दिमाग, उनकी मानसिक अवस्था को हम लोग भी मानते हैं कि वो बेस्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ में नहीं है वो, लेकिन उनको पता था कि आगे क्या स्थितियां आएंगी, 25 में क्या राजनीति होगी। दूरदर्शी नेता ऐसे ही होते हैं, दूरदर्शी लोग। उनको पता था कि 2025 में क्या राजनीति होगी, भारतीय जनता पार्टी क्या क्या दाव चल सकती है, क्योंकि एक एक मुंह भारतीय जनता पार्टी का वो जानते हैं। तो उन्होंने 2021-22 में जब वो गए उनके साथ 22 में, और उन्होंने बिसात उसी समय बिछा दी, जाति गणना करा करके। जाति गणना के बाद का ज्ञानेश्वर जी ये पहला चुनाव है। और इस बात पर बहुत कम लोग, इस पर हम लोग को एक फुल फ्लेज्ड अलग से चर्चा करनी चाहिए है कि जाति गणना के बाद का पहला चुनाव कैसे इंपॉर्टेंट है। हर इस तरह के ये माइलस्टोन है। आखिरी बार जब जाति गणना हुई थी ज्ञानेश्वर जी 1931 में, तो उसके तुरंत बाद, आ चुकी हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसके बारे में थोड़ी थ्योरेटिकल चीजें, कुछ सैद्धांतिक चीजें, कुछ व्यवहारिक राजनीति की चीजें समझाने की जरूरत है। और एकदम कैसे टेक्स्ट बुक पॉलिटिक्स करते हैं नीतीश कुमार, टेक्स्ट बुक पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, जो आज तो कोई इस तरह का है नहीं कि कोई प्लेटो या कोई मैकियावेली या कोई चाणक्य जो राजनीति की किताब लिखे, अगर कोई लिखता तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान नीतीश कुमार को मिलता, जिस तरह की राजनीति उन्होंने की है। तो वो उन्होंने उस समय जो 31 की जो जाति गणना हुई थी, उसके तुरंत बाद एक त्रिवेणी संघ बना था बिहार में, तुरंत बाद मर्ज हुआ। उसमें आंकड़े आए कि भाई फॉरवर्ड तो बहुत कम है, गिनती के फॉरवर्ड हैं, और पिछड़ी जातियां इतनी बड़ी संख्या में हैं, लेकिन लीडरशिप फॉरवर्ड्स के पास है। तो एक त्रिवेणी संघ बना जिसमें यादव, कोयरी और कुर्मी तीनों जातियां थी। इन तीनों ने मिलकर के त्रिवेणी संघ बनाया, और त्रिवेणी संघ चुनाव लड़ा 1937 का। उसमें उन्होंने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया, इसी शाहाबाद के इलाके में, जिसकी हम लोग बार बार चर्चा करते हैं, भोजपुर और पीरो खास तौर से, जहां उन्होंने हरा दिया कांग्रेस पार्टी को। जो आजादी की लड़ाई लड़ रही महात्मा गांधी और नेहरू की पार्टी को उस त्रिवेणी संघ ने चुनाव हरा दिया कई इलाकों में। हालांकि बहुत बड़ा बैकलैश हुआ, फॉरवर्ड्स ने अटैक किए, बड़े वायलेंट बैकलैश हुआ, और कांग्रेस पार्टी का जो आधार था उसने फिर वापस रीगेन कर लिया। उसी तरह से अब उसके बाद ये पहली बार फिर जाति गणना हुई है। इसके बाद भी उसी अंदाज में राजनीति बदल रही है ज्ञानेश्वर जी, और ये एकदम प्लान करके नीतीश कुमार ने बदला है। उन्होंने जातियों के जो भारतीय जनता पार्टी का तो रास्ता ही बंद कर दिया। उन्होंने जो पैन हिंदू कोएलिशन बनाना चाह रही थी भाजपा, कि समूचा एक व्यापक हिंदू अम्ब्रेला बना लेंगे, व्यापक हिंदू समाज का वोट हम कर लेंगे, इसकी संभावना नीतीश कुमार ने उसी दिन खत्म कर दी जिस दिन उन्होंने जाति गणना करा दी। जाति गणना करा करके उन्होंने कास्ट फ्रेगमेंटेशन को बहुत बढ़ा दिया, इतना फ्रेगमेंटेशन बढ़ा दिया कि 0.10%, 0.20%, 0.50% वाली जातियां भी अपना हक और हिस्सा खोज रही हैं, सत्ता के पावर स्ट्रक्चर में खोज रही हैं। उन्होंने, ये नीतीश कुमार ने ऐसा इंश्योर कर दिया कि एक पैन हिंदू कोएलिशन नहीं बन सके। और चूंकि सारी जातियां 0.10, 0.20 वाली हैं, तो उनका कोई एक लीडर नहीं इमर्ज हुआ, तो बाकी उन तमाम लोगों का नेता नीतीश कुमार है। क्योंकि लालू यादव का परिवार जो है, अपने जो पॉलिटिकल बायसेज हैं, जो उनके पूर्वाग्रह हैं, या जो उनका इतिहास है, उससे बाहर नहीं निकल सके हैं। वो सबसे बड़ी डोमिनेंट कास्ट होने की वजह से, देखिए एक फिगर है ये कि सिर्फ 2 ही जातियां हैं जिनका, अति पिछड़ों में, जिनका 2% से ज्यादा वोट है। सिर्फ 2 ही जातियां हैं, एक धानुक है और एक हमको लगता है मल्लाह है, जिनका एक सिंपल जो ईबीसी में 2 कास्ट है, और 5% से ऊपर वाली सिर्फ 3 जातियां हैं। एक यादव है 14% है, और 2 दलित जातियां हैं, दुसाध और चमार। ये 5-5% से ज्यादा, बाकी सब इससे नीचे की जातियां हैं।
तो अब आप समझिए ईबीसी में 80 जातियां हैं और उनका 1% से नीचे 0.10%, 0.20%, 0.30% उनकी आबादी है, तो कौन उनका नेता होगा? अभी तो बिल्कुल कम से कम तुरंत इस चुनाव में कोई एक होमोजेनस समूह के रूप में आप नहीं डिफाइन कर सकते हैं ईबीसी को, और उनके जी। नेता नीतीश कुमार हो गए, हम्म। गैर यादव पिछड़ों के और ईबीसी के नेता। और उन्होंने पैन हिंदू कोalition बनने की, व्यापक हिंदू एकजुटता बना करके बीजेपी की राजनीति करने का रास्ता उन्होंने बंद कर दिया। अब जी। आज अभी बेशक वो बेस्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ में नहीं है ज्ञानेश्वर जी, लेकिन उन्होंने ऐसा इंश्योर कर दिया है कि वो सोए भी रहेंगे तो बीजेपी उनकी जगह नहीं ले सकती है, बीजेपी का काम उनके बिना नहीं चलेगा। हाँ, 2025 के चुनाव में तो बिल्कुल यही स्थिति है। तो इसकी बिसात उन्होंने जाति गणना से बिछा दी थी, बिल्कुल उनको भी हो सकता बिल्कुल। है उस समय अंदाजा हो गया हो, क्योंकि अभी जो जिस 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 तरह से मेंटल हेल्थ की उनकी बात हो रही है, 2-3 साल पहले इसकी शुरुआत हुई होगी, तो जी। उन्होंने एक ऐसी बिसात बिछा दी है कि अब वो पड़े रहेंगे बिस्तर पर, और बीजेपी अपना व्यापक हिंदू समाज की एकता नहीं बना सकेगी। वैसे भी बिहार में आपको पता है कि कास्ट जो कॉन्फ्लिक्ट है या कास्ट का मोबिलाइजेशन है, वो ज्यादा रहा है कम्युनल मोबिलाइजेशन के मुकाबले। नीतीश बिल्कुल कुमार सही ने बात। ये हमेशा इंश्योर किया कि कम्युनल मोबिलाइजेशन बिहार में नहीं हो सके। ये एक बेहतर ये भी सुशासन की मिसाल निशानी है कि वो सुशासन के लिए किया उन्होंने, लेकिन इसके पीछे की राजनीति ये थी कि अगर कम्युनल वो फ्लेयर होते रहेगा, फ्लेयर अप होता रहेगा, कम्युनल डिवीजन अगर बिहार में बढ़ेगा तो बीजेपी को पैर जमाने का मौका मिलेगा। तो बीजेपी को पैर जमाने का मौका नहीं मिले, इसलिए भी उन्होंने कोई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के हालात बिहार में नहीं बनने दिए। उत्तर जी। प्रदेश में कोई नेता इस तरह की समझदारी नहीं दिखा सका था, तो इसका नतीजा हुआ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चलती है, उसको पैन हिंदू एक कोalition बनाने में कामयाब हो जाती है। बिहार में नहीं कामयाब होती है, क्योंकि बिहार में कम्युनल से ज्यादा कास्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कास्ट का मोबिलाइजेशन है, खासकर अदर बैकवर्ड कास्ट का जो मोबिलाइजेशन है उसकी वजह से नहीं हो पाता है। तो ये नीतीश कुमार का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि उन्होंने मजबूर किया अपने प्लेबुक के हिसाब से हर पार्टी को पॉलिटिक्स करने के लिए। बिल्कुल सही बात। जी। तो ये उनकी, हम जो कहते हैं, जो जिसका आपने जिक्र किया कि हमेशा वो फिनिक्स की तरह खड़े होते हैं, जब माना जाता है कि खत्म हो गए, लोकसभा में 2 सीट पर आ गए, तो फिनिक्स जो चिड़िया है जो अपनी राख से फिर पैदा हो जाती है, उस तरह से नीतीश कुमार खड़े हो जाते हैं। इस बात को प्रशांत किशोर दूसरे तरह से कहते हैं, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार हमेशा अपने वीकनेस पर प्ले करते हैं, अपने स्ट्रेंथ पर प्ले नहीं करते हैं, हमेशा अपने वीकनेस पर प्ले करने वाले वो पॉलिटिशियन है। तो उनकी क्या वीकनेस है? उनकी ये वीकनेस है कि वो जिस कास्ट से आते हैं उस कास्ट की 3% आबादी भी नहीं है। तो जहां कास्ट में डिवाइडेड सोसाइटी में उनके पास कास्ट और न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ नहीं है, उस न्यूमेरिकल, तो वो उनका डिसएडवांटेज हुआ, उनका वो कमजोरी हुई, तो वो उस कमजोरी को उन्होंने अपनी ताकत बना ली। फिर ऐसी जाति से आते हैं जो मिलिटेंट नहीं है। मिलिटेंट का मतलब कि लड़ने भिड़ने वाली जाति नहीं है। ये भी एक कास्ट के हिसाब से आप देखें, जैसे भूमिहार है, राजपूत है, या यादव है, या उसी लौकु समीकरण में ही कोयरी है, या दुसाद है, या मुसलमान है, ऐसा इस तरह की जाति नहीं है उनकी। सबमिसिव कास्ट है जो सबके साथ घुल मिल करके रहती है, समाज जाति रहती है समाज में। तो ये भी एक वीकनेस था उनका। तो अपने इस वीकनेस को उन्होंने स्ट्रेंथ बना लिया। उनसे किसी को भय नहीं महसूस हो, उनकी जाति से किसी को खतरा नहीं महसूस हो, समाज के स्तर पर या राज्य के स्तर पर। तो अपने वीकनेस को उन्होंने अपना स्ट्रेंथ बना लिया। और आप देखिए, अभी आप कास्ट का कॉन्फ़िगरेशन उठा करके देखिए, जो पार्टियों के एमएलए जीते हुए हैं। हम लोग बार बार चर्चा करते हैं लोकसभा का कि तेजस्वी यादव ने 40 में 11 एमपी लड़वा दिए लोकसभा में इंडिया ब्लॉक की तरफ से। विधानसभा में भी उन्होंने ही किया था। उनकी अपनी 144 जो सीटें थी उसमें उन्होंने 40 या 44 यादव को टिकट दिया था। बिल्कुल। उनके टोटल एमएलए में अभी 26 यादव जीते, उसमें 44 में से जो उन्होंने 44 एमएलए जो टिकट दिए यादव को। उसके उलट आप भारतीय जनता पार्टी ने देखिए क्या किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उसके 74 एमएलए जो जीते थे 20 में, उन 74 में से उसके 40% एमएलए, मतलब 33 एमएलए फॉरवर्ड जाति के हैं। उनके नाम पर आप राजनीति नहीं कर सकते हैं बिहार में। इसके उलट नीतीश कुमार को देखिए कि उनके जो 43 एमएलए जीते हैं, उन 43 में से 22 एमएलए ओबीसी और ईबीसी कैटेगरी से आते हैं। तो उन्होंने इस हिसाब से टिकट बांटे और इस हिसाब से उन्होंने ऐसी सोशल इंजीनियरिंग की कि ओबीसी और ईबीसी मिलाकर के उन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ एमएलए उनके आते हैं जीत करके, उनको मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट्स वो देते हैं लड़ने के लिए। तो इससे भी वो ज्यादा भरोसा पैदा करते हैं। अब उनकी देखा देखी क्या बाकी सारी पार्टियों ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। अपने टिकटों में वो लोग विविधता लाने लगे।
उसको डाइवर्सिफाई करने लगे कि हम हर कास्ट के आदमी को टिकट देंगे, हर कास्ट का रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित करेंगे। लेकिन ये जो हमने कहा ना कि टेक्स्ट बुक पॉलिटिक्स जो है वो उन्हीं के किताब का पन्ना है नीतीश कुमार का, ये उनके प्ले बुक का एक पन्ना है, जो एक चैप्टर है जिसको सब आदमी आजमा रहा है। आज हम लोग देख रहे हैं कि आरजेडी वाले कह रहे हैं कि हम हर भूमिहार भी टिकट देंगे, हम ब्राह्मण भी देंगे, हम कुशवाहा देंगे, हम ईबीसी देंगे। ये सब नीतीश कुमार का प्लेबुक है, ये नीतीश कुमार की टेक्स्ट बुक पॉलिटिक्स का जो उन्होंने बिहार में अपना गेम सजाया हुआ है, जो उन्होंने बिसात बिछाई हुई है ज्ञानेश्वर जी, उसके बियॉन्ड कोई नहीं सोच सकता है, कोई पार्टी नहीं सोच सकती है। भारतीय जनता पार्टी इतने होशियार लोगों की पार्टी है, इतने समझदार लोग हैं, दिन भर चाणक्य टाइप से पॉलिटिक्स होती है वहां, लेकिन नीतीश कुमार के इस दाव की काट कोई नहीं कि तो जो उन्होंने बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, काट नहीं है। और जो बिसात बिछाई नीतीश कुमार ने, उसी बिसात में देखिए तेजस्वी यादव फंस भी जाते हैं। अब नीतीश कुमार तो कहते नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं ना कि भाई आप माई समीकरण की बात कर रहे हो, आप हिम्मत है और यदि मुसलमान प्रेम करते हो तो आप 40 सीटें दे दो मुसलमान को। तेजस्वी यादव हिम्मत करें। देखिए उनकी वो तस्वीर भी वायरल हो गई, प्रशांत किशोर और अब्दुल बारी सिद्दीकी की मुलाकात एक कॉन्क्लेव के दौरान ग्रीन रूम में हुई थी, जब वो बेटिंग एरिया में दोनों मिले थे। लेकिन इसके बाद क्या कह दिया प्रशांत किशोर ने कि भाई उनके पास अली अशरफ फातमी है, तो भाई अली अशरफ फातमी कह देना कि वो मुसलमानों को टिकट दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने बेटे को टिकट दिलाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। कल ही हमने सुना कि नीतीश कुमार नालंदा के लोगों से मिल रहे थे, तो नालंदा के लोगों ने कहा कि निशांत कुमार को चुनाव लड़ा दिया जाए। जैसे ही उन्होंने निशांत का नाम सुना, उन्होंने कहा यह नहीं संभव है, आप लोग क्या बात कर रहे हैं, फिर हमारी पहचान क्या रह जाएगी कि मैं निशांत को चुनाव लड़ाऊंगा, मैं परिवारवाद को बढ़ाऊंगा, मैं परिवारवाद के खिलाफ हूं। तो इस मुद्दे पर वो आज भी कायम है। हाँ, तो वो भी उस स्ट्रेंथ पर हम अभी आ रहे थे, जो उन्होंने पॉलिटिकल जो बाउंड्रीज सेट की हैं, या जो बिसात जिस तरह से बिछाई है उन्होंने, उसमें उनकी ये एक स्ट्रेंथ है, एक बड़ी ताकत उनकी ये है, जो जिस बात का जिक्र उनके विरोधी भी करते हैं। उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप तो तेजस्वी यादव लगा सकते हैं, ना कांग्रेस पार्टी लगा सकती है, ना प्रशांत किशोर लगा सकते हैं। जो भी अपोजिशन है वो उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप नहीं लगा सकता है। बेटे को तो छोड़िए, परिवार में दूर के किसी रिश्तेदार को भी उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। दूर के किसी रिश्तेदार के बारे में भी हम लोग नहीं सुनते हैं कि उनको ठेका पट्टा दिलाते हैं, उनको 1000 करोड़ की संपत्ति बनवा दी, या उनको कहीं एमएलए एमएलसी बना दिया। वो दूर के रिश्तेदार के लिए भी नहीं करते हैं, अपने नजदीकी रिश्तेदार के लिए भी नहीं करते हैं। तो एक ये स्ट्रेंथ रही। साफ सुथरी छवि, बिहार जैसे स्टेट में जहां करप्शन इतना प्रिवेलेंट हो गया है, उस स्टेट में भी 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद कोई उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है नीतीश कुमार के ऊपर। प्रशांत किशोर जैसा झूठ विरोधी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रशांत किशोर जो दूसरों की पोल खोल रहे हैं, वह कह रहे हैं नीतीश कुमार पर आरोप नहीं है। वही उनके जैसा धूर विरोधी जो लिख के देने को तैयार है कि 25 से ज्यादा सीट नहीं जीतेंगे, उतना धूर विरोधी वो भी कह रहे हैं कि वो ईमानदार है, मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार थे वैसे नीतीश कुमार ईमानदार हैं और उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। तो ये ईमानदारी जो है उनकी स्ट्रेंथ हो गई, परिवारवाद नहीं होना, बेईमान नहीं होना। और तीसरा जो एक सुशासन का न्याय के साथ विकास की जो एक उन्होंने अवधारणा बनाई, आज हर जगह देखिए ये बात सुनने को मिल रहा है। हर जगह जिन देशों में अभी जेन जी की क्रांति हुई है, वहां क्या कहा जा रहा है? यही तो कहा जा रहा है कि न्याय और विकास की कमी के कारण जो है नौजवान भड़के। तो न्याय और विकास, इन दोनों शब्दों का जिक्र सबसे पहले नीतीश कुमार के यहाँ हमने सुना कि न्याय के साथ विकास करेंगे। सुशासन उन्होंने एक शब्द गीत दिया, और उसका नतीजा ये है कि आज जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम खत्म हुआ है, ये उनकी प्रतिबद्धता का नतीजा है, नीतीश कुमार की प्रतिबद्धता का नतीजा है। उनको पता था कि हम 2 लेवल पर हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेस क्या है। तो उनको वीकनेस अपनी पता थी, उसको स्ट्रेंथ बनाना था उनको, और कुछ ऐसा काम करना था कि उनके दूसरा कोई नेता बिहार में वैसा काम करने की मिसाल नहीं हो किसी की, और लोग दूसरी मिसाल नहीं उनकी तरफ खोज सकें। लोगों को ये यकीन रहे कि भाई जब तक ये हैं तब तक तो इन्हीं को रहने देते हैं, इनके बाद देखा जाएगा। तो अपने इस मिशन में वो कामयाब हो गए कि उन्होंने काम ऐसा किया। आज जो सड़कों का जाल चारों तरफ बिछा हुआ है, या इंडस्ट्री का जो भी ग्रोथ है, जो भी विकास है इंडस्ट्री का, या जो भी लिटरेसी बढ़ी, जो भी शिक्षा की व्यवस्था बढ़ी, जो भी रोजगार मिले वहां, इन सब का श्रेय लोग नीतीश कुमार को देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, महिलाओं का विश्वास, बिल्कुल महिलाओं का विश्वास, जो 5% 6% तक ज्यादा महिलाएं बिहार में वोट करती हैं पुरुषों के मुकाबले। उसका खैर एक कारण तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये है पलायन। उसका एक कारण है कि पुरुष बिहार में पलायन के बाद उनकी संख्या कम है, थोड़ी कम है उनकी संख्या, इसलिए उनका वोट परसेंटेज कम होता है। लेकिन सिर्फ वही कारण नहीं है,
6% का फर्क नहीं आएगा। उसकी वजह से ये महिलाएं ज्यादा संख्या में वोट देने निकल रही हैं, जो पहले नहीं निकलती थी। अगर वो बराबर भी निकलेंगी तब भी वो बड़ा फर्क वो डाल सकती हैं चुनाव के नतीजों पर। महिलाओं के लिए जो नीतीश कुमार ने किया उससे एक भरोसा बढ़ा उनका। लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो आप आज देखिए, गिने चुने गैंगस्टर्स के नाम, गिने चुने ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले लोगों के नाम या बाहुबलियों के नाम सुनने को आते हैं। नहीं तो 2000 में जब नीतीश कुमार ही पहली बार 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, उस समय सोचिए कितने लोग थे। खैर वो तो उस समय नीतीश कुमार ही उनका समर्थन लेने गए थे। कितने लोग जेल में बंद थे, 12 और हमको लगता है 1 दर्जन विधायक तो पटना बेऊर जेल में बंद थे। तो आज उनमें से किसी का नाम लीजिए, एक आदमी का नाम लीजिए जो आज हो या कहीं विधायक हो। अजीत जी आज तो हमारी बहस हो गई। देखिए आजकल तो कौन कौन लोग नाराज चल रहे हैं मुझसे आपको पता ही है, और नाराजगी की हद कहां तक पहुंच गए, मैं क्या पहन रहा हूं, मैं क्या खा रहा हूं, वहां तक। तो एक पार्टी के नेता ने कहा कि देखिए ज्ञानेश्वर जी, आप अपहरण की बातें करते हैं, अपहरण तो आज भी होते हैं। हमने कहा कि हाँ, आज भी अपहरण हो रहे हैं पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, लेकिन जो अपहरण हो रहे हैं उसमें यदि आप उसका विश्लेषण करेंगे तो फिरौती वाले अपहरण नहीं दिखाई पड़ेंगे, वह शादी को लेकर लड़की भगाने वाले अपहरण ज्यादा दिखाई पड़ेंगे, और उसमें भी कम उम्र के लड़के और कम उम्र की लड़कियां। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं। हमने कहा कि आप पिछले 2 वर्षों में, 3 वर्षों में पटना से किसी डॉक्टर का, व्यवसायी का अपहरण हुआ, यह बता दीजिए कि किसी डॉक्टर का अपहरण कर लिया गया, किसी व्यवसायी का कर लिया गया, किसी इंजीनियर का कर लिया गया, जिससे परसेप्शन खराब हो कि नहीं भाई, पहले क्या होता था कि भाई स्कूल बस के वक्त अपहरण हो जा रहा है। किसले अपहरण कांड याद है ना, 2005 में वाजपेयी जी का वो भाषण भागलपुर के ग्राउंड में कि मेरा किसले मुझे लौटा दो, उसके बाद तो ही सरकार की विदाई तय हो गई थी। तो आज यह खौफ नहीं है, आज यह खौफ नहीं है कि मेरा बच्चा स्कूल जाएगा तो वो सलामत नहीं लौटेगा, उसका अपहरण हो जाएगा और फिर फिरौती की कॉल के लिए डिमांड आने लगेगी। देखिए यदि कुछ अपहरण हुए भी हैं, पटना से तो नहीं हुए हैं, दूसरे हिस्सों से, तो गया के एक डॉक्टर साहब का अपहरण हुआ था, याद कीजिए। लखनऊ में किस तरीके से ये ही कुंदन कृष्णन और वहां सम पांडे यूपी एसटीएफ के पदाधिकारी, वो अभी बिहार के रहने वाले, किस तरीके से 36 घंटे में बरामद की हुई थी। तो वो खतरा और वो दर्द नहीं रह गया है। तो वही समय लगा नीतीश कुमार को। पहले दिन पहले तो उन्होंने आते ही सबसे पहले कानून व्यवस्था पर काम किया और कानून व्यवस्था सुधारी, जिसका मैंडेट था 2010 का, और उसके बाद वो कंटिन्यू होता रहा। हम जहां जिस जगह छोड़े 2000 की बात जो हम कर रहे थे, आज उसमें से आप सबके नाम जानते हैं। आज मुन्ना शुक्ला चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, न एमएलए है, न चुनाव लड़ने की स्थिति में है। आज न राजू तिवारी एमएलए है, न राजू तिवारी एमएलए है, न मनोरंजन सिंह धूमल एमएलए है, न सूरज भान एमएलए है। कोई भी व्यक्ति जो उस समय एकाध अपवाद कोई होगा, उस समय जितने लोग एमएलए होते थे, एमपी बनते थे, बाहुबली होते थे, आज कोई नहीं है। तो ये कम बड़ी उपलब्धि है कि बिहार जैसे स्टेट, उत्तर प्रदेश अभी मुक्त नहीं हुआ है। तमाम बुलडोजर चलाने के बावजूद उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुस्लिम जो अपराधी थे वो किसी वजह से मारे गए हैं या मरे हैं, बाकी अभी वहां ऐसा क्राइम खत्म नहीं हो गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वहां भी है, बड़े गैंगस्टर अभी हैं जो आप जिनके काफिले और जिनके हथियारों की प्रदर्शनी आप देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं। देवेंद्र दुबे का परिवार भी खत्म हो गया। देवेंद्र दुबे तो स्वयं नहीं रहे, देवेंद्र दुबे का परिवार भी खत्म हो गया और ब्रिज बिहारी प्रसाद का परिवार भी खत्म हो गया। तो आज कोई नहीं है, उनमें से कोई नहीं है, तो ये मामूली उपलब्धि नहीं है। वैसे लोगों के लिए नीतीश कुमार ने राजनीति में जगह कम कर दी है। हम ये नहीं कहते कि खत्म कर दी है, लेकिन कम कर दी है। एक नए तरह की पॉलिटिक्स उन्होंने की और उस पॉलिटिक्स का नतीजा ये है कि आज अपेक्षाकृत साफ सुथरी हुई है राजनीति। हालांकि अभी बहुत काम करने बाकी हैं, बहुत काम नहीं कर सके, चूंकि इधर 2-3 साल में तो नीतीश कुमार खुद ही बहुत सारी चीजों को देखने की स्थिति में नहीं है। तो उनकी ये उपलब्धियां, उनका जो ये कामकाज है, ये महिलाओं को, जिनको सुरक्षा सबसे ज्यादा, जिनके लिए सुरक्षा सबसे ज्यादा मायने रखता है, उनको ये बात पसंद आई है। जो कमजोर गरीब तबके हैं, जिनके लिए सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है, जो सबसे अत्यंत पिछड़े हैं, जो महादलित हैं, उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं करे और अत्याचार हो तो तत्काल कार्रवाई हो, ये एक मामूली चीज नहीं है जो भरोसा बना दे। तो इसने भरोसा बनाया नीतीश कुमार के ऊपर। जो अति पिछड़े हैं उनकी कास्ट की गिनती करके भी उनको बता दिया है उन्होंने, और उनको कंपटीशन के लिए छोड़ दिया है कि भाई लड़ो। तमाम कास्ट जो है आपस में कंपीट कर रहे हैं। तो बीजेपी को तो एक जगह वहां चेक कर दिया है उन्होंने, और बाकी उनके मन में यह भरोसा है कि नीतीश कुमार है तो सब ठीक है, कानून व्यवस्था भी ठीक है और हमारे अधिकार भी सुरक्षित है। उन्होंने अनेक ऐसे छोटे छोटे काम किए हैं जिनका जिक्र नहीं होता है। बड़े कामों का जिक्र होता है, बहुत सारे बड़े कामों का जिक्र होता है, लेकिन उन्होंने नीचे के स्तर पर बहुत काम ऐसे किए हैं जिनसे भरोसा बना है। जो अति पिछड़े हैं और महादलित हैं और महिलाएं हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित है, जो हाशिए पर का है, उसके लिए उन्होंने काम किया है, उनको अपना वोट आधार बनाया है।
और एक बार जब आप वोट आधार बना लेते हैं ज्ञानेश्वर जी, तो इतनी आसानी से उसका क्षरण नहीं होता। क्षरण होता है, वो खत्म नहीं हो जाता, एकदम से खत्म नहीं होता है भाई। अभी इतने वर्षों से लगातार क्षरण के बावजूद 2012 में चुनाव हारी थी मायावती, आज भी 9-10% वोट लेकर के वो बैठी हैं। इतना वोट अभी भी है उनके तमाम क्षरण के बावजूद। वही हाल नीतीश कुमार का है कि हम पहले भी कह चुके हैं कि 16% वोट उनका जो कोर वोट 2014 के चुनाव में था, उसमें से मैक्सिमम वोट अभी भी उन्होंने बचा करके रखा है। और उनको पता है, और पिछले 25 साल का आप चुनाव का गणित उठा करके देखिए कि किसी भी पार्टी को 22% से ज्यादा वोट नहीं आया है पिछले 25 साल में। किसी पार्टी को नहीं आया, किसी पार्टी को नहीं आया है। तो ऐसे में अगर एक पार्टी, एक नेता के पास 15-16% का वोट है, तो बहुत बड़ा वोट आधार है। अपने इस ये उनका वोट की जो ताकत है, और जो उन्होंने राजनीति बिसात बिछा दी कि कोई एक हिंदुत्व के नाम पर समीकरण नहीं बना सके, कोई एक पिछड़ा के नाम पर नहीं बना सके। देखिए, लालू यादव पिछड़ों के मसीहा थे, पिछड़ों के नेता थे, लेकिन अपने कारणों से वो बाद में यादव मुसलमान के नेता हो गए। तो ये भी एक इंश्योर हो गया है कि अब उनके साथ कोई दूसरी जाति नहीं जुड़ रही है। तेजस्वी यादव प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन उस प्रयास की कामयाबी संदिग्ध है अभी, क्योंकि ये नहीं हो सकता है कि आप वहां मुख्यमंत्री की कुर्सी चूंकि आरक्षित है, दूसरे जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट ग्राउंड लेवल पर जो कास्ट का कॉन्फ्लिक्ट है और कास्ट का मोबिलाइजेशन है, वो एंटी यादव हो जाता है कई बार। जैसे अपर कास्ट में एंटी भूमिहार हो जाता है, वो मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा मोबिलाइजेशन। वैसा मोबिलाइजेशन एंटी राजपूत नहीं होता है। तभी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने भी कितने ज्यादा राजपूत टिकट देती है, ज्यादा राजपूत जीतते भी हैं उनके, आरजेडी से भी जीत के आते हैं। भूमिहार कम जीतते हैं इसलिए क्योंकि उनके खिलाफ मोबिलाइजेशन हो जाता है। वैसे ही यादव के खिलाफ मोबिलाइजेशन हो जाता है, बैकवर्ड कास्ट का भी और फॉरवर्ड कास्ट का भी मोबिलाइजेशन हो जाता है। तो नीतीश कुमार इन सबसे मुक्त हैं, इन सबसे परे हैं। उनकी कास्ट के खिलाफ कोई मोबिलाइजेशन नहीं है, उल्टे साथ मिल करके चलने का है उनकी जाति के साथ। तो जो जाति का गणित उन्होंने साधा, जो सुशासन का गणित साधा, जो उन्होंने कामकाज का हिसाब बनाया अपना, और उसका नतीजा ये है कि उनको वो खत्म तभी होंगे जब वो खत्म होंगे, मतलब जब उनकी उम्र पूरी होगी तभी, या फिर जब वो सोच लेंगे कि हमको राजनीति नहीं करनी है, अब हम छोड़ रहे हैं, तभी छोड़ेंगे। नहीं तो उस समय तक वो प्रासंगिक बने रहेंगे, उनकी उपयोगिता बनी रहेगी और भारतीय जनता पार्टी का काम उनके बिना नहीं चलेगा। उन्होंने इतना निर्भर बना लिया भारतीय जनता पार्टी को अपने ऊपर, और उसकी बिसात वो उन्होंने बिछा दी है। वो हमने कहा ना कि 2022-23 में उन्होंने 25 की बिसात बिछा दी थी, और उसी उन्होंने अभी पता नहीं, आपने एक मनी हाइस्ट एक सीरीज आई थी, बड़ा बहुत पॉपुलर हुई थी वो सीरीज मनी हाइस्ट, 4 उसमें था। उसमें पता चलता है जब कोई घटना हो जाती है तो उसके बाद पता चलता है कि जो उसका जो मॉडरेटर, जो सूत्रधार है, उसने उस घटना की प्लानिंग पहले ही कर ली थी। उसको पता था कि ये घटना हो, और उसके बचाव के उपाय उसने सोच रखे थे। तो नीतीश कुमार की प्लानिंग उसी तरह की है कि उनको पता है कि आगे क्या होगा, उसके आगे क्या होगा, उसकी प्लानिंग के हिसाब से उन्होंने सारी बिसात बिछा रखी है। उनको पता था कि बीजेपी अगर पैन हिंदुत्व का काम करेगी, हिंदुत्व के नाम पर मोबिलाइजेशन की कोशिश करेगी, तो उसको कैसे काउंटर करना है। और वो उन्होंने उनको तेजस्वी यादव को साथ लेकर के ही कर दिया था, और ऐसी बिसात बिछा दी थी कि कास्ट के इक्वेशन में, कास्ट के कॉन्फ्लिक्ट में, कास्ट के फ्रेगमेंटेशन में अब बीजेपी की पॉलिटिक्स नहीं चल रही है, और न तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स चल रही है, वहां सिर्फ नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स चल रही है। तो उन्होंने अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाया, अपने काम को अपनी ताकत बनाई, अपनी छवि को उस तरह से बेदाग बनाए रखा, और जो एक टेक्स्ट बुक पॉलिटिक्स होती है वो टेक्स्ट बुक पॉलिटिक्स की है। इसीलिए 2025 का चुनाव भी उन्हीं के नाम पर हो रहा है, उनको चुना जाए या उनको हराया जाए। अब ये नहीं है चुनाव की तेजस्वी यादव को चुना जाए या तेजस्वी यादव को रोका जाए, नीतीश कुमार को बनाया जाए। इसके लिए एनडीए लड़ेगा, दूसरे लोग लड़ेंगे कि नीतीश कुमार को नहीं बनना है, तो आपको पता है कि इसमें क्या होगा। चलिए, तो देखिए, नीतीश कुमार जैसा कोई अब भी नहीं है। विकल्प तलाशने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन बिहार को विकल्प नहीं मिला है। नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव हो रहा है। नीतीश को बनाए रखा जाए कि नीतीश को हरा दिया जाए, लेकिन नीतीश को हराने वाले भी सोच रहे हैं कि हरा दे तो बना किसे दे। देखिए, हम 32% की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 32% से सरकार बनती नहीं है। 32% से आप विरोध में बैठते हैं। आपको 37 से 40% मत लाना होता है, तो वह 5% का फासला इतना बड़ा फासला है, और खटपट भी कितनी बड़ी है। तो बिहार की चर्चा हम करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।